गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारा जो सेकंड लेसन हमने शुरू किया था उसका नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शहरीकरण का महत्व। शहर और नगर बड़ी संख्या में लोगों के रहने के स्थान नहीं होते थे। जब किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त अन्य आर्थिक गतिविधियां विकसित होने लगती तब किसी एक स्थान पर जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाता था और इसके फलस्वरूप कस्बे बसने लग जाते थे। ऐसी परिस्थितियों में लोगों का कस्बों में इकट्ठे रहना उनके लिए फायदेमंद सिद्ध होता था। विशेषतः इसलिए क्योंकि शहरी अर्थव्यवस्थाओं में खाद्य उत्पादन के अलावा व्यापार, उत्पादन और तरह तरह की सेवाएं भी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। नगर के लोग आत्मनिर्भर नहीं होते थे और उन्हें नगर या गांव के अन्य लोगों पर द्वारा जो वस्तुएं उत्पादन की जाती थी उन सेवाओं के लिए उन पर आश्रित होना पड़ता था। उनमें आपस में बराबर लेन देन होता था। उदाहरण के लिए एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाले को पत्थर उकेरने के लिए कांसे के औजारों की जरूरत पड़ती थी। वह स्वयं ऐसे औजार नहीं बना सकता था। वह ये भी नहीं जानता था कि मुद्राओं के लिए आवश्यक रंगीन पत्थर वह कहाँ से प्राप्त करे। उसकी विशेषज्ञता तो सिर्फ नक्काशी यानी कि पत्थर उकेरने तक ही सीमित थी। वह व्यापार करना नहीं जानता था। कांसे के औजार बनाने वाला भी धातु, तांबा या रंगा लाने के लिए खुद बाहर नहीं जाता था। साथ ही उसे ईंधन के लिए हरदम लकड़ी के कोयले की जरूरत रहती थी। इस प्रकार श्रम विभाजन शहरी जीवन की विशेषता है। इसके अलावा शहरी अर्थव्यवस्था में एक सामाजिक संगठन का होना भी जरूरी है। शहरी विनिर्माताओं के लिए ईंधन, धातु, विभिन्न प्रकार के पत्थर, लकड़ी आदि जरूरी चीजें भिन्न भिन्न जगहों से आती हैं, जिनके लिए संगठित व्यापार और भंडारण की भी आवश्यकता होती है। शहरों में अनाज और खाद्य पदार्थ गांव से आते हैं और उनके संग्रह तथा वितरण के लिए व्यवस्था करनी होती है। इसके अलावा और भी अनेक प्रकार के क्रियाकलापों में तालमेल बैठाना पड़ता है। मुद्रा काटने वालों को केवल पत्थर ही नहीं, उन्हें तराशने के लिए औजार और बर्तन भी चाहिए। जाहिर है कि ऐसी प्रणाली में कुछ लोग आदेश देते हैं और दूसरे उनका पालन करते हैं। इसके अलावा शहरी अर्थव्यवस्था को अपना हिसाब किताब लिखित रूप में रखना होता है। वार्का सीड्स के बारे में हमने कल पढ़ा था। यहाँ से आगे है शहरों में माल की आवाजाही। वो मैंने दोबारा करवाया व्यापार के बारे में, क्योंकि जिस बच्चे ने ध्यान से नहीं पढ़ा हो उसको समझ आ जाए। इसका मतलब ये है कि जो भी लोग व्यापार करते थे उनको और बहुत सारे लोगों पर आश्रित रहना पड़ता था। शहरों में माल की आवाजाही, तो वो माल कहाँ से आता था, कहाँ जाता था, ये चीज़ है। मेसोपोटामिया के खाद्य संसाधन चाहे कितने भी समृद्ध रहे हों, उसके यहाँ खनिज संसाधनों का अभाव था। दक्षिण के अधिकांश भागों में औजार, मोहरें, मुद्रा, आभूषण बनाने के लिए पत्थरों की कमी थी। इराकी खजूर और पॉपुलर के पेड़ों की लकड़ी, गाड़ियों के पहिए या नाव बनाने के लिए कोई खास अच्छी नहीं थी। उनका मतलब है कि यहाँ जो इराक था उसमें जो खजूर और पॉपुलर के पेड़ थी उनकी लकड़ियों से गाड़ियाँ तथा पहिए, नाव वगैरह नहीं बनाए जा सकते थे। अच्छी लकड़ी नहीं थी। और औजार, पात्रियाँ, गहने बनाने के लिए कोई धातु भी वहाँ उपलब्ध नहीं थी। इसलिए हमारे विचार से प्राचीन काल के मेसोपोटामियाई लोग संभवतः लकड़ी, तांबा, रांगा, चांदी, सोना, सीपी और विभिन्न प्रकार के पत्थरों को तुर्की और ईरान अथवा खाड़ी पार के देशों से मांगते थे, जिसके लिए वे अपना कपड़ा और कृषि जन्य उत्पाद काफी मात्रा में उन्हें निर्यात करते थे। इन देशों के पास खनिज संसाधन की कोई कमी नहीं थी, मगर वहाँ खेती करने के लिए बहुत कम गुंजाइश थी। इन वस्तुओं का नियमित रूप से आदान प्रदान तभी संभव होता था जबकि इसके लिए कोई सामाजिक संगठन हो जो विदेशी अभियानों और विनियमों को निर्देशित करने में सक्षम हो। दक्षिणी मेसोपोटामिया के लोगों ने ऐसे संगठन स्थापित करने की शुरुआत की। शिल्प, व्यापार और सेवाओं के अलावा कुशल परिवहन व्यवस्था भी शहरी विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। भारवाही पशुओं की पीठ पर रखकर या बैलगाड़ी में डालकर शहरों में अनाज या काठ, कोयला लाना ले जाना बहुत कठिन होता था, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता था और पशुओं के चारे आदि पर भी काफ़ी खर्च आता था। शहरी अर्थव्यवस्था इसका बोझ उठाने के लिए सक्षम नहीं थी। इसलिए परिवहन का सबसे सस्ता तरीका सर्वत्र जलमार्ग ही होता था। अनाज के बोरों से लदी हुई नावें या बजरे नदी की धारा अथवा हवा के वेग से चलते थे, जिसमें कोई खर्चा नहीं लगता था। जबकि जानवरों से माल की ढुलाई की जाती तो उन्हें चारा भी खिलाना पड़ता था।
पुराने मेसोपोटामिया का परिवहन का अच्छा मार्ग था। और आगे इसी अध्याय में मारी नगर का जो विवरण दिया गया है उसे पढ़ने से ये स्पष्ट हो जाएगा कि फ्रात नदी उन दिनों व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में जानी जाती थी। लेखन कला का विकास। सभी समाजों के पास अपनी एक भाषा होती थी जिसमें उच्चारित ध्वनियां अपना अर्थ प्रकट करती हैं। इसे मौखिक या शाब्दिक भाव अभिव्यक्ति कहते हैं। लिखना मौखिक भाव अभिव्यक्ति से उतना ही अलग नहीं है जितना हम अक्सर समझ बैठते हैं। जब लेखन या लिपि के बारे में बात की जाती है तो इसका अर्थ है उच्चारित ध्वनियां जो दृश्य या संकेतों या चिन्हों के रूप में प्रस्तुत की जाती है। मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएं पाई गई वे लगभग 3200 ईस्वी पूर्व की हैं। उनमें चित्र जैसे चिन्ह और संख्याएं दिख दी गई हैं। वहां बैलों, मछलियों और रोटियों आदि की लगभग 5000 सूचियां मिली हैं जो वहां के दक्षिणी शहर उरुक के मंदिरों में आने वाली और वहां से बाहर जाने वाली चीजों की होंगी। स्पष्टतः लेखन कार्य तभी शुरू हुआ जब समाज को अपने लेन देन का स्थायी हिसाब रखने की जरूरत पड़ी, क्योंकि शहरी जीवन में लेन देन के अलग अलग समय पर होते थे। गांव में तो क्या होता था, छोटे पैमाने पर लेन देन होता था तो उसको इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन जब कस्बे और शहर बस गए तो उनमें व्यापार होता था, उसको इसलिए लिखने की जरूरत पड़ने लगी। तो उन्हें करने वाले भी कई लोग होते थे, जैसे कि सौदा भी कई प्रकार के माल के बारे में होता था। ये देखो साइड में दिखाई गई इस प्रकार लिखी जाती थी। जैसे गीली मिट्टी की पट्टिका बनाई जाती थी, उस पर मान लो बैल लिया तो ये ऊपर दिखाया गया आपको कि बैल की इस तरह चित्र बना दी जाती थी। आगे जो भी चीज ली जाती थी अनाज लिया है, मछली ली है या दी है, तो ऐसे ही इस प्रकार की चित्र बना दिए जाते थे। मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखते थे। देखो मिट्टी की ऐसी पट्टिकाएं बना ली जाती थी और उन पर गिल्ली मिट्टी जब तक होती तभी तक लिखा जाता था, जिससे वो सूखने के बाद वो चेंज नहीं की जा सकती थी। लिपिक चिकनी मिट्टी को गीला करता था और फिर उसको गूंथ कर थपा कर एक ऐसे आकार की पट्टी का रूप दे देता था जिसे वह आसानी से अपने एक हाथ में पकड़ सके। वह सावधानी पूर्वक उसकी सतहों को चिकना बना लेता था। फिर सरकंडे की तीली के तीखी नोक से वह उनकी नम चिकनी सतह पर कीलाकार चिन्ह बना देता था। जब ये पट्टिकाएं धूप में सूख जाती तो पक्की हो जाती थी और वे मिट्टी के बर्तनों जैसी ही मजबूत हो जाती थी। जब उन पर लिखा हुआ कोई हिसाब जैसे धातु के टुकड़े, सौंपने का हिसाब असंगत या गैर जरूरी होता तो उस पट्टिका को फेंक दिया जाता था। ऐसी पट्टी जब एक बार सूख जाती तो उस पर कोई नया चिन्ह या अक्षर नहीं लिखा जाता था। इस प्रकार प्रत्येक सौदे के लिए चाहे वह कितना ही छोटा हो, एक अलग पट्टिका की जरूरत होती थी। इसलिए मेसोपोटामिया के खुदाई स्थलों पर सैकड़ों पट्टिकाएं मिली हैं और इस स्रोत संपदा के कारण ही आज हम मेसोपोटामिया के बारे में इतना कुछ जान पाए हैं। लगभग 2600 ईस्वी पूर्व के आसपास वर्ण किलाकार हो गए और भाषा सुमेरियन थी। अब लेखन का इस्तेमाल हिसाब किताब करने के लिए ही नहीं बल्कि शब्दकोश बनाने के लिए, भूमि के हस्तांतरण को कानूनी मान्यता प्रदान करने के लिए, राजाओं के कार्यों का वर्णन, कानूनों में उन परिवर्तनों को उद्घोषित करने के लिए किया जाने लगा जो देश की आम जनता के लिए बनाए जाते थे। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा सुमेरियन का स्थान 2400 ईस्वी पूर्व के बाद धीरे धीरे अक्कदी भाषा ने ले लिया। अक्कदी भाषा में कीलाकार लेखन का रिवाज सन ईस्वी सन की पहली शताब्दी तक अर्थात 2000 से भी अधिक वर्षों तक चलता रहा। ये है आगे नेक्स्ट टॉपिक लेखन प्रणाली। जिस ध्वनि के लिए कीलाकार या कीलाक्षर चिन्ह का प्रयोग किया जाता था वह एक अकेला व्यंजन या स्वर नहीं होता था, जैसी अंग्रेजी माला में मैं या ए, लेकिन अक्सर सिलेबस होते थे, जैसे अंग्रेजी में पुट या ला या इन। इस प्रकार मेसोपोटामिया के लिपि को सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे और उसे गीली मिट्टी पर उसके सूखने से पहले ही लिखना होता था। और इस लेखन कार्य के लिए बड़ी कुशलता की आवश्यकता होती थी, इसलिए लिखने का काम अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था। नेक्स्ट है हमारा ये साक्षरता का टॉपिक। मेसोपोटामिया के बहुत ही कम लोग पढ़े लिखे थे। न केवल प्रतीकों या चिन्हों की संख्या सैकड़ों में थी बल्कि ये कहीं अधिक पेचीदा भी थी, यानी कि मुश्किल भी थी। अगर राजा स्वयं पढ़ सकता था तो वह यह चाहता था कि प्रशस्तिपूर्ण अभिलेखों में उन तथ्यों का उल्लेख अवश्य किया जाए
अधिकतर लिखावट बोलने के तरीके को दर्शाती थी। एक अधिकारी द्वारा राजा का लिखा गया पत्र उसे पढ़कर सुनाया जाता था, इसलिए उसकी शुरुआत इस तरह की जाती थी। मेरे अमुक मालिक को उनका अमुक सेवक निवेदन करता है, मुझे सौंपे गए काम को मैंने पूरा कर दिया है। सृष्टि के बारे में लिखे गए एक लंबे पौराणिक काव्य के अंत में यह लिखा गया है, इन काव्य पंक्तियों को सदा याद रखा जाए और बड़े बूढ़े लोग इन्हें छोटों को पढ़ाएं, बुद्धिमान और विद्वान लोग इन पर चर्चा करें, पिता उन्हें अपने पुत्रों के लिए बार बार दोहराए, यहाँ तक कि ग्वालों के कान भी इन पंक्तियों को सुनने के लिए सदा खुले रहें। नेक्स्ट जो लेखन का प्रयोग है उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आप साथ साथ अपने नोट्स तैयार करते रहिएगा। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।